नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। पंजशीर पर कब्जे की कोशिश में जुटे तालिबान लड़ाकों को तगड़ा झटका लगा है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने 180 टैंकों के साथ 100 से ज्यादा तालिबान लड़ाकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक एनआरएफ के लड़ाकों ने पंजशीर पर हमले के दौरान कई तालिबानियों को मार गिराया, जबकि बहुतों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया है। हालांकि इस बीच तालिबान ने पंजशीर के 4 जिलों पर कब्जा करने का दावा भी किया। और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं पंजशीर इलाके का है, अफगानिस्तान में, जहां पर लगातार फायरिंग हो रही है। दोनों ही ओर से जंग छिड़ी हुई है, जहां पर तालिबानी लड़ाके जो हैं उनका ये दावा है कि इससे पहले उन्होंने पंजशीर पर कब्जा अपना जमा लिया था, लेकिन जो एनआरएफ वहां पर मौजूद है उसका ये दावा है कि कई लड़ाके तालिबान के उसने ढेर किए हैं और कई उसकी गिरफ्त में भी हैं। और अब भी लगातार पंजशीर में तालिबान की ये जंग जारी है। लगातार अभी भी पंजशीर में ये जंग जारी है तालिबान और एनआरएफ के बीच में। तालिबान ने पूरी ताकत झोंक दी है कि वो पंजशीर पर अपना कब्जा जमा ले, लेकिन एनआरएफ फ्रंट जो वहां पर मौजूद है वो ऐसा होने नहीं दे रही है। एनआरएफ हावी पड़ रही है तालिबान पर। तालिबान की ओर से झूठे दावे कई सारे किए गए। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं। पंजशीर में जारी जंग के बीच गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों की तस्वीरें भी सामने आई। दावा किया गया कि इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग तालिबान के लड़ाके हैं जिन्हें एनआरएफ ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को कुछ लोग पानी पिलाते हुए भी नजर आए और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथ बंधे हुए हैं और ये जिनके हाथ बंधे हैं वो तालिबानी लड़ाके बताए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इनको एनआरएफ फ्रंट जो मौजूद है पंजशीर में उसने गिरफ्तार किया है और उसी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार अभी भी पंजशीर में जंग जारी है एनआरएफ और तालिबान के बीच में। तालिबान ने पूरी अपनी ताकत झोंकी हुई है और कहा जा रहा है कि कई ऐसे लड़ाके हैं जो इस वक्त गिरफ्त में हैं, तालिबानी लड़ाके एनआरएफ के। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह उनको पानी पिलाया जा रहा है। एनआरएफ का ये दावा है कि वही लड़ाके हैं जो तालिबान की ओर से लगातार लड़ रहे थे और अब ये उनकी गिरफ्त में है। वहीं तालिबान इससे पहले ये दावा कर चुका है कि पंजशीर उसके कब्जे में आ गया है और इससे पहले हमने ये भी दिखाया था आपको किस तरह हवाई फायरिंग भी की जा रही थी इस खुशी के मारे, वो भी तस्वीरें आपने देखी। इस बीच पंजशीर से बड़ी खबर आ रही है। एनआरएफ यानी कि नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स ने दावा किया है कि पंजशीर में हमले के लिए तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं। एनआरएफ की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए इस बात का दावा किया गया है कि पंजशीर में तालिबान के जो लड़ाके हमला कर रहे हैं वो पाकिस्तान से आए हैं। हमें हकीकत क्यों नहीं बताते हो? हमें हकीकत बताओ, हमें दुरुस्त दो, सही कि हम लोग सुलह के लिए आ जाएं। यहाँ अगर हम खुशगवार माहौल में आते तो कितना मजा होता। आज हम लोगों को एहसास हो रहा है कि मुसलमान को मुसलमान के साथ मुसलमान ही लड़ा रहा है। ये आलिम जो हैं पाकिस्तान के जितने भी उलमा हैं ये सारे के सारे ISI और दूसरे ममालिक से पैसे खाकर इन गरीब अवाम को और गरीब मासूम तालिब इल्म को इधर मरवाते हैं। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं जो उनको गलत दुरुस्त देकर यहाँ भेज देते हैं। पाकिस्तान ISI तालिबान को बोलता है कि आप कश्मीरियों का आवाज़ निकाल दीजिए।
हम तुम्हारे लिए कश्मीर में काम करता है, आप हमारे लिए पंशेर को आज़ाद करें। इससे कल 7 तरह लोगों, अभी सुबह मुझे फ़ोन आया, आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि कल 7 बड़े बस फौजी पाकिस्तानी फौज का आया है। ऐसा तो यही तालिबान को ट्रेनिंग दिया, बना दिया। अभी तालिबान कुछ दिनों में जो है 15 अगस्त से काबुल सब अफगानिस्तान के कब्ज़े में आया, इन लोग नहीं कर सका कि अपनी सरकार चलाने में। जैसा पहले जॉन केरी आ रहा था अफगानिस्तान में, वह अमेरिका फॉरेन मिनिस्ट्री, अभी आईएसआई जो ये सब के पीछे आईएसआई आया कि अब तालिबान के अंदर बातचीत करे। तालिबान के अंदर भी बहुत लफड़ा हो गया, डरा रहा है कई दिनों से। तो एनआरएफ लगातार ये दावा कर रहा है कि पंजशीर में अब लगातार पाकिस्तान की ओर से लड़ाके भेजे जा रहे हैं जो तालिबान की मदद कर रहे हैं, और जंग अभी भी जारी है। दोनों ही ओर से अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं। एनआरएफ और टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले कृष्णा नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। और सबसे पहले बहुत ढेर सारी बधाइयां आपको, गोल्ड मेडल आज आपने जीता है और देश को गौरवान्वित महसूस करा दिया है। कैसा लग रहा है गोल्ड जीतने के बाद? सर मैम बहुत अच्छा लग रहा है गोल्ड जीतने के बाद। और एक प्लेयर का ड्रीम होता है कि वो ओलंपिक में जाके मेडल लेके आए, पैरालंपिक में जाके मेडल लेकर गए, और हम खुश नसीब है कि हमारा मेडल लगा है। और फाइनली जो इतने सालों की मेहनत थी वो सब काम आई हमारे। पैरालंपिक्स में गोल्ड है, तो इससे अच्छा खुशी की बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल कृष्णा, और यहाँ तक का जो सफर था आपका वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना काल भी था, और कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा इस टोक्यो पैरालंपिक्स में इस गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए? हेलो जी कृष्णा, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आपकी आवाज कट रही है मैम। जी मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, इस गोल्ड को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या चुनौतियां सामने आई? चुनौतियां तो बहुत सामने आई, जैसे कि 2019 में हमारे मतलब पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन में हमारे को क्वालिफाई होने के लिए 2019 में हमें बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने थे, और कोई बेस्ट 6 टूर्नामेंट्स हमारे काउंट होने थे उसमें। तो हमारा 2019 में यही टारगेट था कि पैरालंपिक में सिलेक्ट होने के लिए हमें 2019 के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं हमें सब खेलने हैं और सब में मेडल लेकर के आना है, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे सब प्लेयर्स का, जो भी गए थे पैरालंपिक्स में, और जो नहीं जा पाया उन सबका परफॉर्मेंस भी बेस्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो किसी रैंकिंग वैंकिंग की वजह से नहीं हो पाए। तो लेकिन 2019 में हमने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले, फिर 2020 में पैरालंपिक्स होना था, ओलंपिक होना था, वो नहीं हो पाया, तो सब लोग बहुत निराश भी हुए थे उसके बाद। लेकिन 2021 में जब हमें पता पड़ा कि पैरालंपिक्स हो रहा, ओलंपिक्स भी हो रहा है, तो सबके मन में ऐसा था कि चलो ओलंपिक आ रहा है, पैरालंपिक आ रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना है अब। तो सबने दोबारा ट्रेनिंग अपना स्टार्ट कर दिया था 2020 की एंडिंग में। फिर क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ भी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी हम लोगों की, तो जैसे ही धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा तो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल दोबारा से चलने लगा, सब कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स पे, मतलब गौरव सर के साथ हमारा पूरा ऑनलाइन मीटिंग रहता था, जो हमारे कोच हैं पैरा बैडमिंटन के, उनके साथ पूरा ऑनलाइन मीटिंग रहता था। तो फिर हम वहाँ उनके साथ ट्रेनिंग भी करते थे, और मैं फिर जयपुर में ही था मेरे घर पे, तो मैं वहाँ पर भी ट्रेनिंग कर ही रहा था। जैसे जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा था, मैं जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहा था वहाँ पर। मैं जयपुर का ही हूँ और जयपुर में ही खेलना सीखा है मैंने। बिल्कुल कृष्णा, यानी कि चुनौतियां बहुत सारी थी, और आपने कहा कि एक निराशा का दौर था, लेकिन उसी निराशा को आपने आशा में बदल दिया है, और आज बहुत सारे ऐसे देशवासी हैं जिनके लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इस कामयाबी का श्रेय मैं मेरे फादर मदर को मोस्टली देना चाहूंगा, मेरे चाचा चाची, और मोस्टली और गौरव सर, यादविन सर, मनोज सर, और ऑल फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी इतना सपोर्ट करा है, और कोरोना वॉरियर्स को भी, जिन्होंने हमारे लिए इतना काम करा 2020 में, और कोरोना को लेके अभी भी इतना सब कुछ चल ही रहा है, उन सबको। बिल्कुल। और कृष्णा नागर, ये कड़ी मेहनत के बाद आपने देश के लिए मेडल हासिल किया है, इस कामयाबी के आपके लिए क्या मायने हैं? इसके मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये मेडल, कि एक मेरा फर्स्ट टाइम पैरालंपिक में बैडमिंटन ऐड हुआ है, तो उसके लिए ये मतलब बयान नहीं कर सकते हैं कि मेडल कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, कि अब इसके बाद आगे का जर्नी नहीं पता है कैसा है, क्या है क्या नहीं है।
बिल्कुल, आप केवल 22 साल के हैं और 22 साल की उम्र में ये कमाल आपने किया है, तो सोचिए आपके आगे का जो भविष्य है वो कितना उज्जवल होने वाला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जब आपको शुभकामनाएं दी थी कृष्णा, तो कैसा महसूस हुआ था उस वक्त? मैम, उस वक्त बहुत अच्छा फील हुआ था। जैसे कि हमारे देश के पीएम खुद हमसे पर्सनली कॉल पर बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा हमारे लिए क्या ही हो सकता है। कि और वो आगे से हमें गुड विशेस दे रहे हैं कि हम आगे और भी अच्छा खेलें और ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर के आए इंडिया के लिए। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या ही हो सकती है हम लोगों के लिए। बेशक आप और ज्यादा मेडल लेकर आएंगे और हर बार हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप टोक्यो ओलंपिक्स में जाएं या किसी भी चैंपियनशिप में जाएं, गोल्ड ही लेकर भारत के लिए आएं। और इस कामयाबी के बाद अब भविष्य के लिए आपकी क्या तैयारियां होंगी कृष्णा? किस तरह खुद को आप तैयार करने वाले हैं आप? भविष्य के लिए यही है कि आगे जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे उनमें मैं इससे भी अच्छा और परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का कोशिश करूंगा। और जैसे कि फिर आगे और भी ओलंपिक्स आने हैं, तो कोशिश करूंगा कि उनमें और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकूं मैं, जिससे कि इंडिया को और मेडल आ सके, पैरा बैडमिंटन में और मेडल आ सके और इंडिया कंट्री को और ज्यादा फील करा सकूं। और इसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूंगा मीडिया, आईसीसी, साई, पीसीआई, इंडिया गवर्नमेंट, पीएम सर, राजस्थान गवर्नमेंट, मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगा। अशोक चांदना सर, अशोक गहलोत सर और मेरी फैमिली, जिन्होंने भी इतना सपोर्ट करा है हमारे को। बिल्कुल, और पूरे देश का आज आपने मान बढ़ा दिया है कृष्णा। दिल खुश करने वाली खबर आपने दे दी थी जब आपको गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। इस जीत के बाद क्या आपकी घर वालों से बात हुई थी? उनको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक तो मेरे घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं हुई है। मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला उनसे, मेरे घर वालों से बात करने का मुझे अभी तक। जी कृष्णा, आखिर आपने बैडमिंटन को ही क्यों चुना? क्या इसके पीछे की वजह रही? बैडमिंटन मुझे अच्छा लगता है खेलना। मैं पहले बहुत सारे गेम्स खेलता था, कि पहले फुटबॉल भी खेला है, क्रिकेट भी खेला है। कहते हैं ना, सीजन के हिसाब से कई बार गेम चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे गेम चेंजेस हुए सीजन के हिसाब से, लेकिन बैडमिंटन ऑलवेज माई फेवरेट गेम। तो और भी कोशिश है कि, तो इसी वजह से फिर मैंने 2017 में एज अ प्रोफेशनली ज्वाइन कर लिया था बैडमिंटन। फिर उसके बाद से मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जो 2017 में जब मैंने स्टेडियम ज्वाइन करा था, वहाँ के जो कोच हैं यादविंदर सर और मनोज सर, दोनों ने मुझे बताया था इस चीज़ के बारे में, पैरा बैडमिंटन के बारे में। तो फिर उसके बाद से मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट करा। 2018 में मेरा गोल्ड मेडल था नेशनल्स में, पैरा बैडमिंटन के नेशनल्स में। तो फिर उसके बाद से मेरा इंटरनेशनल का जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ है पूरा अच्छे तरीके से। जी कृष्णा, हर कोई खिलाड़ी जो होता है वो खुद किसी एक को अपना रोल मॉडल मानता है। आपके लिए आपका रोल मॉडल कौन था? कहाँ से आपको इतनी प्रेरणा मिली? रोल मॉडल ऐसे तो कहा जाए तो मेरे फैमिली मेरे लिए रोल मॉडल है, क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में बहुत सेक्रीफाइसेस देखे, मेरे फादर के, अंकल के, मेरे ग्रैंडफादर, इन सबके। तो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता आइडल। और जब आप खेल रहे थे कृष्णा, तो उस वक्त कितना प्रेशर था आपके ऊपर? सर, क्या फाइनल के वक्त? जी, जिस वक्त आप ये खेल खेल रहे थे और उस खेल से पहले क्या सोचकर आप गए थे? जब मैं फाइनल खेलने के लिए उतरा था कोर्ट पे, तो मेरा यही था कि मुझे कैसे भी करके गोल्ड लेना है। चाहे से मैं मेरा गेम अटैकिंग है मोस्टली, तो मैं अटैकिंग करके लूं, चाहे डिफेंसिव। गोल्ड आखिरकार जीत ही लिया, जो आपका सपना था वो पूरा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा नागर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से न्यूज़ 18 की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार पाकिस्तान के उलमा हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डाले बैठे हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, लेकिन पंजशीर में एनआरएफ ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया और उन्हें कई को कब्जे में भी लिया है।
तालिबान बहुत पावर दिया, जितना अफगानिस्तान में तालिबान के पास पावर था, खाली इकट्ठा करके पंशेर के ऊपर हमला किया। 3 जगह जो एक उनाबा है पंशेर में, एक परिन्यान है और एक शतुल, ये 3 जगह में बहुत बड़े अटैक किया तालिबान। और 2 जगह में कुछ अंदर आ गया कुछ टाइम के लिए, फिर से वो भी जानबूझकर इनको छोड़ दिया कि अंदर आ जाए। जब अंदर आया, पीछे भी रास्ता बंद किया नॉर्दर्न लाइंस लोग, इतना तालिबान मर गया। हक्कानी और मुला बरदर यही 2 कौम है, गलज़ाई और दुरानी। मुला बरदर दुरानी कौम का है, हक्कानी नेटवर्क ये गलज़ाई कौम का है। पाकिस्तान चाहता है ज़्यादा पावर इसके पास हो, रूस भी चाहता है और चाइना भी चाहता है, और अमेरिका जो दुरानी कौम का सपोर्ट कर रहा है ज़ल्म अल-ख़ैज़ात के जरिए, वो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा पावर हो। तालिबान की सरकार बनाने की कवायद के बीच काबुल में प्रदर्शन जारी है। अपने अधिकारों को बचाने की मांग पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं की तालिबान के साथ झड़प हो गई है। ये झड़प उस वक्त हुई जब महिलाएं और दूसरे संगठन रैली निकाल रहे थे और तालिबान ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काबुल की तस्वीरें हैं और महिलाओं ने अब यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। तालिबान की नीतियों के खिलाफ महिलाएं लगातार अब सड़क पर उतर आई हैं और अच्छी खासी तादाद में महिलाएं आप देख रहे हैं इस वक्त ये सड़क पर उतरकर तालिबान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन अब कर रही हैं। और वहीं दूसरी ओर तालिबानी लड़ाके किस तरह गश्त कर रहे हैं, लगातार इन महिलाओं का वो सामना कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि लगातार जो कोशिश तालिबान की इससे पहले हमने देखी थी, तालिबान का जो रुख रहा है महिलाओं को लेकर वो काफी बर्बर रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए अब महिलाएं तालिबान के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लिए, हाथ में स्पीकर और माइक लिए। किस तरह अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है तालिबान का, आप देख सकते हैं। और अब अफगानिस्तान से खबर सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट को फिर से खोल दिया गया है। आपको बता दें कि 31 अगस्त डेडलाइन दी गई थी अमेरिका को कि वो वहां से अपने सेना को हटा ले और उसके बाद से काबुल एयरपोर्ट लगातार बंद पड़ा हुआ था। लेकिन अब घरेलू उड़ानों के लिए एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। काबुल एयरपोर्ट में अब घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं और अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से लगातार काबुल एयरपोर्ट बंद था और उसके पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी किस तरह काबुल एयरपोर्ट लगातार अफगानी नागरिकों और विदेशी नागरिकों से भरा रहता था जो विदेश जाना चाहते थे अफगानिस्तान छोड़कर। लेकिन उसके बाद से काबुल एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि फिर से घरेलू उड़ानों के लिए काबुल एयरपोर्ट को खोल दिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से ही आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में पैसों का अकाल है, ज्यादातर बैंक बंद हैं और पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लोग भूखे प्यासे लाइनों में लगे हुए हैं। हालात ये हैं कि पैसे निकालने के लिए परेशान भीड़ बेकाबू हो रही है। तालिबानी आतंकियों के मिजाज को यहाँ हर कोई जानता है। इसके बावजूद पैसे निकालने के लिए अगर भीड़ बेकाबू हो रही है तो लोग अपने ही पैसे के लिए किस तरह परेशान है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नकदी के संकट को देखते हुए बैंकों ने एटीएम से कैश की निकासी सीमा को कम कर दिया है। ऐसे में अब अफगानी नागरिक एटीएम से केवल $200 तक ही नकदी निकाल सकते हैं।
तस्वीरें आप देख सकते हैं बैंकों के बाहर किस तरह भीड़ अब जमा हो गई है। कई बैंक ऐसे हैं जो बंद हैं और जो बैंक खुले हैं उनके बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी कि अपना ही पैसा निकालने के लिए किस तरह के हालात अब अफगानिस्तान के जो अफगानी नागरिक हैं उनके सामने पैदा हो गए हैं। लगातार चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, पैसों की कमी होती जा रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है अफगानिस्तान की। और ऐसे में अब निकासी सीमा ATM से भी कम कर दी गई है, यानी कि $200 के करीब आप पैसा निकाल सकते हैं अफगानी नागरिक। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में NRF के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डाले हुए हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। पंजशीर में जबरदस्त जंग जारी है। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। NRF का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े हैं, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया, लेकिन पंजशीर में NRF ने दावा किया कि उन्होंने कई तालिबान लड़ाकों को मार गिराया है। और मध्य प्रदेश में MBBS की पढ़ाई में RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर और जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, विवेकानंद और संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर सियासत भी अब तेज हो गई है, जबकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस फैसले को सही बताया है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में MBBS के कोर्सेज में कुछ बदलाव हो रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। सर, क्या आप नई चीज लाने की कोशिश? फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें एथिकल वैल्यू का पाठ्यक्रम भी जुड़ा हुआ है और उसमें हमने ये निर्णय लिया है कि हम वो महापुरुष जिन्होंने ताजिंदगी मूल्य आधारित जीवन को जिया, जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य ही वैल्यूज थी, मसलन महापुरुष एथिकल वैल्यूज को जिन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया, वो डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व भी लगाया और उसके साथ साथ करोड़ों देशभक्तों का निर्माण भी किया, जिन्होंने जिंदगी हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारी विरासत, इसको तो सहेजा ही, आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज़ादी की जीतने के बाद, लड़ाई जीतने के बाद इसको सहेजने का। लेकिन सवाल बड़ा भी ये पैदा होता है ना सर कि जो पढ़ाई होती है, चिकित्सा की पढ़ाई होती है, MBBS की पढ़ाई होती है, उसमें उनको कैसे काम आएगा? एक डॉक्टर को ये कैसे काम आएगा? नहीं, एथिकल वैल्यूज, यही तो दिक्कत है कि आप चिकित्सीय पढ़ाई हो या कोई भी पढ़ाई हो, व्यक्ति के निर्माण की बात, उसको एथिक्स सिखाना, जब तक एथिक्स नहीं आएंगे तो वो सफल डॉक्टर नहीं बनेगा। इसलिए कोर्स का पहले से पार्ट है एथिकल वैल्यू पढ़ाना, ये पहले से फाउंडेशन। तो मतलब आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आप कहेंगे कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हेडगेवार, इनको कोर्स में जोड़ा जाए? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो NMC है, अब आजकल काउंसिल है जो, उसका वो भी ये प्रिस्क्राइब करती है कि फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन कोर्स में ये चीजें जोड़ी जाएं और उसका पाठ्यक्रम स्टेट को बनाना है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि हम जो एथिकल वैल्यू पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम है उसमें इन महापुरुषों की जीवनी को जोड़ेंगे। और इसी खबर पर मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, और किस तरह के बदलाव किए गए हैं पढ़ाई में? अब क्या क्या पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है? शिवानी, जो सरकार कह रही है, जो मेडिकल, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जो कह रहे हैं कि प्रपोजल इस बात का है कि जो महापुरुष हैं बीजेपी के मुताबिक, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, साथ ही दो नाम उन्होंने जोड़े हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साथ ही साथ डॉक्टर हेडगेवार। तो डॉक्टर हेडगेवार तो खुद एक डॉक्टर थे, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय वो जो इस बात को लेकर कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि आखिर RSS की विचारधारा से जुड़े, RSS की जो विचारधारा को आखिर बीजेपी क्यों चाहती है कि वो MBBS के छात्र पढ़े। MBBS के छात्रों को, इन लोगों की अच्छी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे डॉक्टर हेडगेवार हो या चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, इन तमाम लोगों के बारे में, महापुरुषों के बारे में पढ़ने में कोई एतराज नहीं, लेकिन एक MBBS के छात्र को ये किस तरह काम आएंगे, ये कांग्रेस का सवाल है। जी,
तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवर और जनसंघ के संस्थापक के पाठ्यक्रम भी अब जोड़ दिए गए हैं और उसी को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। वो कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर, विवेकानंद, इसके अलावा ये 2 नाम और जोड़े उन्होंने कि इनको भी हम अब एमबीबीएस के फाउंडेशन कोर्स में जो शुरुआती साल होता है उसमें पढ़ाएंगे। देखिए, डॉक्टर हेडगेवार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अगर ये कोई मेडिकल साइंस में इनका कोई योगदान हुआ होता या हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान हुआ होता, जैसा ये कहते हैं कि नैतिकता सिखाना है, तो एक बार जायज होता। लेकिन जिस तरह से भगवाकरण एमबीबीएस कोर्स, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान की मेडिकल कोर्सेज पूरी दुनिया में माना जाता है, उसमें इस तरह से इन लोगों के पाठ्यक्रम पढ़ाना, ये मेडिकल स्टूडेंट जो प्रवेश ले रहा है उसका भी अपमान है, प्रदेश की जनता का भी अपमान है। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जो है वो तो खुद भी फिजिशियन थे, डॉक्टर थे वो तो। नहीं, डॉक्टर हेडगेवार पीएचडी के थे। ना डॉक्टर थे, डॉक्टर भाई डॉक्टर रहे होंगे, लेकिन आज की साइंस अलग है। आज हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है और कोरोना की बीमारी की कोई पेपर होते हैं उसको इंक्लूड करते, कोई ऐसे डॉक्टर्स का इंक्लूड करते, या डॉक्टर एनपी मिश्रा जो हमारे बीच आज नहीं रहे, इस तरह के डॉक्टरों की कोई थीसिस इसके अंदर अगर इंक्लूड करते तो बात अलग थी।